हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू एक्सटेंड द प्रोटेक्शन, कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है प्रोटेक्शन को एक्सटेंड करने का, बढ़ाने का, अगेंस्ट डोमेस्टिक क्रुएल्टी टू वुमेन। और ये प्रोटेक्शन किसके लिए बढ़ाने की बात हो रही है? जो अत्याचार वुमेन के खिलाफ होते हैं उसके लिए। इन लिव इन रिलेशनशिप, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में होती हैं, दैट आर इन द नेचर ऑफ मैरिज, जो कि एक तरीके से मैरिज ही जैसा होता है। मतलब वो लिव इन रिलेशनशिप में जो औरतें रहती हैं वो उनकी फॉर्मल शादी तो नहीं होती है, मगर वो जो रिलेशनशिप होता है वो शादी ही जैसा होता है। इज अ वेलकम अटेम्प्ट, तो राइटर कह रहा है कि एक वेलकम अटेम्प्ट है टू ब्रिंग क्रिमिनल लॉ इन स्टेप विद इवॉल्विंग सोशल रियलिटीज, कि जो कोर्ट ने क्रिमिनल लॉ को एक तरीके से समाज में जो बदलती हुई सामाजिक स्थितियां हैं, रियलिटीज हैं, उसके हिसाब से उसको चेंज किया है। तो ये एक वेलकम अटेम्प्ट है। मतलब कोर्ट ने जो कानून का एक तरीके से परिभाषा थी उसको दोबारा से बताया है कि किस तरीके से जो बदलता हुआ समाज है जिसमें एक तरीके से वुमेन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, ये एक सराहनीय कदम है। By holding that section 498A of the arrest while Indian Penal Code, इंडियन आईपीसी जो धारा थी पहले की, अरेस्ट वाइल मतलब जो पहले की थी, फॉर्मर थी, एंड इट्स इक्विवेलेंट सेक्शन 85 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, और इसी के इक्विवेलेंट जो कानून था, ये सेक्शन था 85 जो कि भारतीय न्याय संहिता का था। तो इसमें कोर्ट ने जो डिसीजन ये दिया है, कैन अप्लाई वेयर द रिलेशनशिप इज फाउंडेड ऑन अ जेन्युइन इंटेंट टू मैरी। तो कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों ही सेक्शन वहां पर भी अप्लाई हो सकते हैं अगर ये पाया गया कि जो रिलेशनशिप था वुमेन और मैन के बीच में, वो इस आधार पे था कि उनको बाद में वो शादी करेंगे। मतलब इतना अगर गहरा रिलेशनशिप होगा, भले ही शादी ना हुई हो, तब भी ये सेक्शन वहां पर अप्लाई होंगे। The Supreme Court has adopted an expensive reading of the law, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इसमें उन्होंने जो कानून है उसको और ज़्यादा एक्सपेंसिव रीडिंग करी है। मतलब उसको व्यापक रूप उसका बताया है। एक होता है नैरो रीडिंग, कि भाई कानून को सिर्फ उतना ही बता देना जितना लिखा हुआ है, मगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता ही है, आपको पता ही होगा कि वो किसी भी कानून, जैसे कभी कभी राइट्स होते हैं या फिर और भी कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी प्रॉब्लम आ जाती है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि उसका पूरी व्याख्या करता है कि आखिरकार इस कानून में क्या क्या आ सकता है। इट एक्नॉलेजेस, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है, दैट डोमेस्टिक अब्यूज ड्राइव्स इट्स फोर्स फ्रॉम अनइक्वल पावर एंड कोवर्धन। कोवर्धन का मतलब होता है प्रेशर। कह रहा है कि कोर्ट ने ये माना है कि ये जो डोमेस्टिक अब्यूज की समस्या है, मतलब जो अत्याचार होता है औरतों के ऊपर, वो होता कैसे है? क्योंकि जो इनकी समाज में जो स्थिति है वुमेन की, वो उतनी इक्वल नहीं है, इसीलिए अनइक्वल पावर है। मतलब उतनी पावर नहीं है जितनी कि एक मैन की है, और इनके ऊपर लगातार एक प्रेशर होता है, इसी वजह से इनके ऊपर डोमेस्टिक अत्याचार होता है। That it doesn't become less devastating because a relationship lacks formal solemnization। solemnization मतलब होता है जो शादी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मल सेरेमनी होती है या ऑफिशियल सेलिब्रेशन होता है, तो जो शादी के रिलेटेड जितने प्रोसेस होता है, कह रहा है कि अगर रिलेशनशिप में वो फॉर्मल सेलिब्रेशन नहीं है या सेरेमनी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम डिवास्टेटिंग हो गई, मतलब कम विनाशकारी हो गई। कि अगर रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, जो शादी जैसे हैं, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये वैसा ही इसके ऊपर कानून लगेगा जैसा कि एक मैरिड रिलेशनशिप में लगता है। वाइल वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप्स ऑलरेडी हैव रिकोर्स टू का मतलब इनके पास एसेस है टू सिविल रेमेडीज, की जो नॉन क्रिमिनल लीगल सॉल्यूशंस है उसका, कि जो नॉन क्रिमिनल लीगल स्टेप्स होते हैं उसका इनके पास एसेस है। किसके अंतर्गत? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत। मतलब जो वुमेन लिव इन रिलेशनशिप में है, अगर उनको कोई समस्या आ रही है, तो वो इस प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर सकती हैं। द जजमेंट मेक्स क्लियर दैट द एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मली सोलमनाइज्ड मैरिज, कह रहा है कि जजमेंट ने ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है
कि अगर मान लो शादी नहीं भी हुई है, फॉर्मली शादी नहीं भी हुई है, कैन नॉट बाई इटसेल्फ डिनाई दम द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो औरतें या वो वुमेन क्रिमिनल लॉ के प्रोटेक्शन के अंतर्गत नहीं आती। शादी नहीं हुई इससे फर्क नहीं पड़ता। इन डूइंग सो, ये बताते हुए, द कोर्ट री इन्फोर्सेज द प्रिंसिपल, कोर्ट ने री इन्फोर्स मतलब मजबूत करना, उस सिद्धांत को दोबारा मजबूत किया है दैट लीगल प्रोटेक्शन मस्ट रिस्पॉन्स टू द सब्सटेंस ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप रादर देन देयर फॉर्म। कि ये जो लीगल प्रोटेक्शन है, ये जो कानूनी प्रोटेक्शन औरतों को मिलना चाहिए, वो उसको ये देखना चाहिए कि किस तरीके का इंटीमेट रिलेशनशिप है, मतलब जो रिलेशनशिप है उसका सब्सटेंस कितना गहरा है, इस चीज को देखा जाए, बजाय इसके कि वो कैसा उसका फॉर्म है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो औरत शादीशुदा है तो वो क्या कहते हैं प्रोटेक्टेड है, मगर ये जो औरत लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है ये प्रोटेक्टेड नहीं है। जो लिव इन रिलेशनशिप है अगर बहुत ज़्यादा गहरा है, उसमें कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें प्रोमिसेस हैं, किसी ने बोला है ठीक ठीक हम आपसे शादी करेंगे और 4-5 साल आपके साथ रह रहा है, तो वो भी महिलाएं उसके प्रोटेक्शन में आएंगी। ठीक है। वायलेंस इन इंटीमेट रिलेशनशिप रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज मोस्ट परवेजिव। कह रहा है कि जो इंटीमेट रिलेशनशिप मतलब जो बहुत गहरे संबंध है एकदम हस्बैंड एंड वाइफ जैसे हैं, तो ये यहाँ पर जो वायलेंस है वो भारत में बहुत ज़्यादा परवेजिव में मतलब हर जगह पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। येट अंडर रिपोर्टेड क्राइम, उसके बावजूद भी ये क्राइम जो है वो अंडर रिपोर्टेड है, मतलब लोग रिपोर्ट नहीं करते ज़्यादातर। The recent NFHS found that over 22% of ever married women have experienced physical, sexual और emotional violence। कह रहा है कि जो NFHS की स्टडी रिसेंट आई है उसमें ये पाया गया है कि भारत की 22% महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है उन्होंने कभी ना कभी फिजिकल, सेक्सुअल या फिर इमोशनल वायलेंस को झेला है एट द हैंड्स ऑफ देयर पार्टनर्स। येट फिर भी फाइनेंशियल एंड सोशल कंपल्सन, मतलब उनके पास जो आर्थिक दबाव है या सामाजिक दबाव है, मीन उसका मतलब ये है दैट ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी सीक्स रिडल्सर, की बहुत सी ऐसी मतलब बहुत कम ही महिलाएं हैं जिन्होंने जस्टिस को मांगा है जब उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप्स ऑफन फेस एडिशनल लीगल, प्रोसीजरल एंड सोशल बर्डन। कह रहा है कि जो औरतें लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं उनको ज़्यादातर जो कानूनी लीगल समस्याएं हैं उसको फेस करना होता है। प्रोसीजर मतलब किस तरीके से वो जाकर पुलिस के पास जाएंगी, वहाँ पर शिकायत करेंगी, तो वो शिकायत जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती क्योंकि आप फॉर्मल मैरिज रिलेशनशिप में नहीं है, आप सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में हैं। और साथ ही साथ समाज का भी एक बर्डन होता है। अगर आज के हमारा जो समाज जैसे चीज़ों को देखता है, अगर आप बिना शादी किए किसी के साथ रह रहे हैं तो उसको समाज बहुत ही नीच नज़रों से देखता है या फिर बहुत गिरी हुई नज़रों से देखता है, तो एक वो भी समाज का प्रेशर होता है। तो कई बार महिलाएं जो होती हैं बेचारी, वो उस दबाव को या उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ होता है उसको खुल के बता नहीं पाती, ना ही अपने घर में ना ही किसी और से। इन द प्रेजेंट केस, कह रहा है कि ये जो प्रेजेंट केस में, फॉर इंस्टेंस द एक्यूज सॉट टू क्वैश क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, की जो एक्यूज था जिसके ऊपर आरोप लगा था उसने कोशिश ये करी कि जो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है, मतलब जो ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए, क्वैश कर दिया जाए। इनिशिएटेड बाय हिज पार्टनर, जो कि प्रोसीडिंग्स इसके पार्टनर द्वारा स्टार्ट की गई थी। आर्ग्यूइंग, उसका तर्क ये था दैट बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, कि वो पहले से ही मैरिड था, मतलब वो रिलेशनशिप में किसी और के साथ था और पहले से भी मैरिड था। देयर रिलेशनशिप कुडेंट अमाउंट टू अ वैलिड मैरिज, तो उनका जो रिलेशनशिप है वो वैलिड मैरिज नहीं हो सकता। एंड देयर फॉर, इसी वजह से कुडेंट अट्रैक्ट द ऑफेंस ऑफ क्रुएल्टी, तो ये जो क्रिमिनल लॉ है वो उसके ऊपर लागू नहीं होता, ये उसका तर्क था। इन केसेस सच एज डी विल्लासामी वर्सेस डी पचई अम्बल 2010 एंड इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा 2013, द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड आउट द फैक्टर। कह रहा है कि इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस को स्पेसिफाई किया है, बताया है, वो क्या है, इंक्लूडिंग वेदर द कपल हैज लिव टुगेदर फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड, क्या जो कपल था वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम एक साथ ही रहा, एंड वेदर द रिलेशनशिप possesses द रिक्विजिट परमानेंस एंड कमिटमेंट। रिक्विजिट परमानेंस का मतलब है क्या वो जो
जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहा और काफ़ी समय तक चला, और उसमें कमिटमेंट भी थे, प्रोमिसेस भी थे। टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो कह रहा है कि इस तरीके के केसेस में लिव इन रिलेशनशिप को एक मैरिज ही जैसा लिया जाएगा, उसको एक फॉर्मल मैरिज ही जैसा लिया जाएगा। मतलब इसके तहत जो मैरिड रिलेशनशिप के लिए कानून है, वैसे ही लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कानून होंगे अगर ये कंडीशन होंगी। बाई एडिंग फर्दर गार्ड रेल्स, कह रहा है कि साथ ही साथ कोर्ट ने और ज़्यादा एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया है। द जजमेंट हैज मैंडेटेड द सेफ गार्ड्स इन अरनेश कुमार वर्सेस बिहार टू बी फॉलोड इन सच केसेस। कह रहा है कि ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से उसने ये अनिवार्य कर दिया है कि एक और उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है वैसा ही जैसा कि अरनेश कुमार और बिहार में था, और ये बोला है कि हर केसेस में इस तरीके के जो लिव इन रिलेशनशिप वाले केसेस हैं उसमें ये फॉलो किया जाए। अब ये अरनेश कुमार वर्सेस बिहार वाला मामला क्या था, अब ये पता होगा तभी इस लाइन की मीनिंग समझ पाओगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा बस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि अरनेश कुमार वर्सेस बिहार में क्या था कि इसकी वाइफ ने शायद डाउरी वाले केसेस में अरनेश कुमार के ऊपर सेक्शन 498 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। तो ये जो नॉन बेलेबल ऑफेंस था, मतलब ये गुनाह जो था नॉन बेलेबल था, इसको बेल नहीं मिल सकती थी। तो क्या हुआ कि पुलिस आई और उसको गिरफ्तार करके चली गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि कोई महिला जा रही है या फिर कोई लड़की जा रही है, उसने शिकायत कर दिया तो तुरंत लड़के की गिरफ्तारी हो जाएगी या फिर उसके परिवार वालों की गिरफ्तारी हो जाएगी। नहीं, पहले उसकी बात सुनी जाएगी, उसको टाइम दिया जाएगा, है ना, और वो पूरा अपना बात रखेगा, उसके बाद निर्णय लेके गिरफ्तारी होगी, अदरवाइज नहीं भी हो सकती है। तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि एक बैलेंस बनाया, ऐसा ना हो कि जो कानून या जो ताकत वो औरतों को दे रहा है उसका दुरुपयोग हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारे यहाँ हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा कानून को गलत तरीके से यूज करते हैं। तो उसको बचाने के लिए बस ये किया गया है। द कोर्ट हैज स्ट्रक अ केयरफुल एंड नेसेसरी बैलेंस। कह रहा है इस डिसीजन के साथ कोर्ट ने एक तरीके से समझदारी भी दिखाई है और एक संतुलन भी बनाए रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज का क्या था? एक्सप्लेन करना कि किस तरीके से जो नए एविडेंस है डोमेस्टिक वायलेंस की, मतलब जो रेट बढ़ता जा रहा है बहुत तेज़ी से, वो ये जस्टिफाई करता है कि स्ट्रॉन्गर लीगल एक्शन जरूरी था वुमेन के लिए। नहीं, ऐसा नहीं। आर्ग्यू ये तर्क देना दैट सिविल रेमेडीज अलोन फेल टू प्रोटेक्ट वुमेन इन इनफॉर्मल डोमेस्टिक पार्टनरशिप, कि जो ये सिविल रेमेडीज हैं, मतलब नॉन क्रिमिनल्स वाले जो लीगल जो उनके पास प्रोटेक्शन है, वो पर्याप्त नहीं है वुमेन को इनफॉर्मल डोमेस्टिक पार्टनरशिप से बचाने के लिए, ऐसा नहीं बताया गया है। डिस्कसेस हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज ब्रॉडेंड क्रिमिनल प्रोटेक्शन फॉर लिव इन कपल्स विद ड्यू सेफ रिगार्ड्स। हाँ, ये है कि ये बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जो क्रिमिनल प्रोटेक्शन औरतों को मिला है उसकी परिभाषा को और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है और उसमें कई तरीके के प्रोटेक्शन भी दिए हैं। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑथर रेफरेंसेस द केस ऑफ डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पताई चम्बल एंड इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा इन द थर्ड पैसेज प्राइमरी इन ऑर्डर टू, मतलब इन केसेस का जिक्र क्यों किया गया है पैसेज में, ये कहने की बात है। इस्टेब्लिश द लीगल प्रेसिडेंट फ्रॉम विच द प्रेजेंट जजमेंट एक्सपेंडेड रीजनिंग बिल्ड। कह रहा है कि इसलिए ये बताया गया था क्योंकि ये जो लीगल प्रेसिडेंट थे, मतलब पुराने जो एग्जाम्पल थे केसेस के, इसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिमिनल लॉ की परिभाषा है उसको एक्सपैंड किया है, उसको एक तरीके से उस प्रोटेक्शन को और ज्यादा एक्सपैंड किया है। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज which of the following is not cited as a burden or barrier affecting victims of intimate partner violence। कह रहा है कि पैसेज के अनुसार ऐसा कौन सा जो फैक्टर्स है जो नहीं बताया गया है इस पैसेज में, जो कि एक बर्डन है या फिर एक बाधा है उन विक्टिम्स के लिए जो कि इंटीमेट रिलेशनशिप के वायलेंस का शिकार हुए हैं, वो कौन सा है? स्ट्रक्चरल जेंडर डायनेमिक्स इन्वॉल्विंग अनइक्वल अथॉरिटी एंड कोएर्जन, ये तो था कि अनइक्वल पावर और प्रेशर की वजह से ऐसा होता है, तो ये तो था। मॉनेटरी डिपेंडेंस, हाँ, एक फाइनेंशियली क्या कहते हैं जो औरतें वो शायद इतनी मजबूत नहीं हैं और उनके ऊपर समाज का एक प्रेशर है जिसकी वजह से वो कंप्लेन नहीं करती हैं, तो ये भी था। सिस्टमेटिक रिफ्यूजल ऑफ लोअर कोर्ट टू हियर अनसोलमनाइज्ड सिविल डिस्प्यूट, हाँ ये एकदम सही है, यही आंसर है, क्योंकि इसकी बात नहीं हुई है
ये कह रहा है कि लोअर कोर्ट जो है वो एक तरीके से मना कर देती हैं इन लिव इन रिलेशनशिप के केसेस को सुनने में। ठीक है, सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द टेंस यूज प्रिडोमिनेटली इन द फर्स्ट पैराग्राफ। कौन सा जो टेंस है वो यूज हुआ है, पास्ट नहीं हुआ है, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है। दोबारा जाके देखो, जो ज़्यादातर जो है वो सिंपल प्रेजेंट की वर्ब चल रही है वहाँ पर। What does the word quash most nearly mean as used in the passage? quash का क्या मतलब होता है? quash का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, है ना। तो पोस्टपोन इंडेफिनेटली नहीं, नलीफाई फॉर्मली, हाँ ऑफिशियल रूप से पूरी किसी चीज़ को रद्द कर देना, नलीफाई कर देना। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। इफ वी वर टू लीप आउट ऑफ द पेजेस ऑफ द एपिक, एपिक मतलब स्टोरी कोई, कह रहा है कि अगर हम जो स्टोरी है उसके पन्नों से बाहर आ सकें, द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट वुड बी द वन फ्रॉम होम द स्टोरी इज सेट टू हैव फर्स्ट इमेज। तो सबसे अच्छी प्लेस स्टार्ट करने की वो होगी कि किसने इस स्टोरी को सबसे पहले एक तरीके से जन्म दिया, कहाँ से ये स्टोरी आई है, किसने लिखी है। होमर, होमर एक राइटर थे, मतलब इनको ग्रीक के राइटर बोला जाता है। द ऑथर ऑफ द ओडिसी, ओडिसी कोई काव्य होगा या कोई एपिक है, इज अ बीइंग ऑफ मैनी मिस्ट्रीज। कह रहे हैं कि ये जो ओडिसी के ऑथर थे, ये मतलब इनके साथ बहुत सी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई थी, बहुत सी रहस्यमयी बातें जुड़ी हुई थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज लाइज इन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ होमर। कह रहा है कि सबसे बड़ा जो रहस्य था वो यही था कि होमर की एग्जिस्टेंस के ऊपर एक सवाल था कि वो थे भी या नहीं थे। स्कॉलर्स हैव ग्रोन पजल्ड अबाउट द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ होमर फॉर सेंचुरीज। कह रहा है कि जो स्कॉलर्स थे, विद्वान लोग थे, वो काफ़ी समय तक पजल्ड रहे, कंफ्यूज रहे उनकी ट्रू आइडेंटिटी को लेकर, एंड हैव कॉन्स्टेंटली डिबेटेड द conundrum of whether Homer was a single author, a group of people, even a name used by a lineage of writers। और हमेशा ये एक चर्चा होती रही, एक कन्फ्यूज़न था, कॉनंड्रम था कि क्या एक होमर क्या सिंगल ऑथर थे, या कुछ लोगों का ग्रुप था उनको होमर कहा जाता था, या फिर राइटर्स की जो लाइनेज थी, मतलब जो पूरा उनके जो मतलब जो पूर्वज थे वहाँ से नाम लिया गया है। तो कह रहा है कि मतलब कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था होमर को लेकर। सैमुअल बटलर एन ऑथर फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, कह रहा है कि सैमुअल बटलर जो कि एक ऑथर थे 19th सेंचुरी के, इवन थ्योराइज दैट होमर वॉज नॉट अ मैन बट अ यंग सिसिलियन वुमेन। उन्होंने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि होमर जो है वो एक आदमी नहीं है, वो एक यंग, एक इटालियन वुमेन है। दिस मिस्ट्री एंड द जर्नी टू स्टडी एंड अनकवर इट केम डैश बी नोन एज द होमरिक क्वेश्चन। कह रहा है कि ये जो पूरा रहस्य था और पूरी ये जर्नी थी, इसको पढ़ना और इस रहस्य को खोलना, इसको हम लोग बोलते हैं होमरिक क्वेश्चंस। फेम्ड स्कॉलर्स एंड क्रिटिक्स ऑफ हिस्ट्री, कह रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्कॉलर थे और जो बहुत ज़्यादा आलोचना करते थे, आलोचक थे हिस्ट्री के, इंक्लूडिंग रिचर्ड बैंटले, जिसमें रिचर्ड बैंटले भी शामिल हैं, द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल फिलॉलजी, जो कि हिस्टोरिकल फिलॉलजी के फाउंडर हैं। फिलॉलजी का मतलब होता है कि जो भाषाओं के ऊपर अध्ययन करता है, उनके इतिहास के ऊपर अध्ययन करता है। एंड फेडरिक अगस्ट भी थे, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिलॉलजी, डैश एम्फेसाइड, इन्होंने इस बात पर जोर दिया, एंड स्पोकन अपॉन द फ्लूइड लाइक नेचर ऑफ द टेक्स्ट, और ये कहा कि ये जो टेक्स्ट है ओडिसी, इसका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड लाइक है, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि बोले हुए वाक्य हैं, लिखे हुए नहीं है। विच गेव इट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओरल नरेटिव। तो कह रहा है इस वजह से जो इनके जो लिखावट थी वो एक ओरल नरेटिव थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मुंह से ये कहानियां बोली गई हैं। एक्सपेक्ट्स लाइक रिपीटेड फ्रेजेस, कह रहा है कि इसमें जो क्या कहते हैं, कुछ पहलू जैसे थे, जैसे एक शब्द बार बार रिपीट हुआ है, एंड द मैनर इन विच द टेक्स्ट इज डिलीवर्ड, और कह रहा है जिस तरीके से ये जो टेक्स्ट हैं ये बोले गए हैं, डिलीवर्ड किए गए हैं, formulated the theory that the Odyssey alongside the Iliad was a product of oral formulaic composition। तो कह रहा है कि इससे ये थ्योरी जन्म लेती है कि जो ओडिसी और इलियाद थे वो एक तरीके के ओरल फॉर्मुलेक कंपोजिशन थे, मतलब मुंह से बोली गई कथाएं थी या स्टोरीज टाइप की थी, इसको लिखा नहीं गया था, बार बार बोला गया था।
दिस इज वेयर ओरल पोएट्स एंड डैश क्रिएट पोइट्री थ्रू रिपीटिशंस एंड रेडी मेड और इस्टेब्लिश्ड फ्रेजेस। और कह रहा है कि इसी जगह से जो पोएट्स थे वो अपनी स्टोरी को क्रिएट करते थे, क्योंकि जो बार बार रिपीटिशन होता था उन शब्दों से, और कुछ इस्टेब्लिश फ्रेजेस थे, मतलब कुछ रेडीमेड फ्रेजेस थे जो बार बार वो यूज़ करते थे अपनी कहानियों को सुनाने में। टू पाइनियर्स इन द स्टडी एंड रिसर्च ऑफ होमरिक एपिक्स, कह रहा है कि दो लोग ऐसे थे जिन्होंने इसकी स्टडी की थी, इसके ऊपर रिसर्च करी थी। वो कौन थे? मिलमन पैरी एंड एल्बर्ट लॉर्ड पॉइंटेड आउट दैट द रिपीटिशन फाउंड इन दीज काइंड ऑफ एपिक्स वर इनहेरिटेड फ्रॉम द पोएट्स एंसेस्टर। उनका कहना ये था कि ये जो बार बार रिपीटिशन देखा जाता है ऐसे टेक्स्टों में, हो सकता है कि वो मतलब उनके जो पोएट्स के एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, उनको वहां से मिले हों। एंड वर नोन एज फॉर्मूलाज, और उनको फॉर्मूलाज के नाम से जाना जाता है। पाइनियर्स का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है? फॉलोवर्स। फॉलोवर्स तो जो चीज़ फॉलो करें, तो पाइनियर्स वो नहीं होता। इनोवेटर्स, देखो पाइनियर्स का मतलब होता है जो किसी रास्ते को बनाए, कहीं रिसर्च करें या फिर कुछ नया चीज़ खुद ढूंढ के लाएं, तो इनोवेटर्स सही है। स्पेक्टेटर मतलब ऑब्जर्वर, ये नहीं होगा। इमिटेटर मतलब नकल करने वाले, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। कॉनंड्रम का हमको एंटोनिम बताना है। एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब होता है मिस्ट्री, ये तो सिनोनिम हो गया। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कोई दृढ़ संकल्प, तो ठीक है, एक कंफ्यूजन है और एक जगह रिजोल्यूशन है, तो ये इसका एंटोनिम हो सकता है। डेलिमा मतलब एक तरीके से दो डिफिकल्ट चॉइसेस है ना, तो ये भी नहीं होगा। पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये भी नहीं है, तो बी हमारा आंसर है। सीधे सिंपल सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन है। द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल फिलॉजी, अच्छा, रिचर्ड बैंटली द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल फिलॉजी एंड द फ्रेडरिक एगल्स द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिलॉजी डैश एम्फेसाइज। भाई दो लोग हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैज तो होगा नहीं। हैड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो बात उन्होंने बोली थी उसका जो इफेक्ट है वो आज भी है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस चाहिए। हैव यहाँ पे सही है, हैविंग का कोई मतलब नहीं है, तो सी यहाँ पर क्या होगा? हैव एम्फेसाइज्ड एंड स्पोकन अपॉन द फ्लूइड लाइक नेचर ऑफ द टेक्स्ट, मतलब वो जो बात कह के गए हैं उसका आज भी अध्ययन हो रहा है, उसकी आज भी उसका मतलब इफेक्ट है। दिस इज वेयर ओरल पोएट्स डैश एंड क्रिएट। अब देखो ये खुद में वर्ब है, तो यहाँ पर भी एक वर्ब होगी। पोएट्स है तो हमको प्लूरल वर्ब चाहिए। इम्प्रोवाइज ठीक है, इम्प्रोवाइजेज नहीं होगा, इम्प्रोवाइज नहीं, इम्प्रोवाइजिंग नहीं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। दिस मिस्ट्री एंड द जर्नी टू स्टडी एंड अनकवर इट केम डैश बी नोन एज द होमरिक क्वेश्चन। यहाँ पे जो मतलब कहने का ये कहना चाह रहा है कि ये जो स्टडी थी, ये जो इसको अनकवर किया गया था, इस पूरे प्रोसेस को या पूरे जर्नी को एक होमरिक क्वेश्चन का नाम दिया गया था। तो केम टू बी नोन होना चाहिए, इसका मतलब ही ये होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ द सिटी केम टू बी नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, है ना, तो जो सिटी थी उसको जाना जाता था सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी, तो केम टू बी नोन होगा यहाँ पर, क्योंकि एक तरीके से नेचुरल कॉलिकेशन है या नेचुरल ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका मीनिंग यही आ रहा है, तो यहाँ पे फॉर, इन टू, विद नहीं होगा, टू हमारा करेक्ट है। ये है पैराजम्बल, एक बार खुद से ट्राई करो। शी लगा हुआ है प्रोनाउन, इससे स्टार्ट नहीं कर सकते, इससे भी स्टार्ट नहीं कर सकते, इससे भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो या तो 4-1 होगा या तो 4-3 होगा। क्लायर टेलर इज द फर्स्ट वुमेन टू बी नेम्ड विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मतलब इनको कुछ अवार्ड मिला है, तो ये विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको ये पहली महिला है जिनको ये अवार्ड मिला, ठीक है। 4 के बाद 1 बताता है कि शी वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज वन इंग्लैंड वन बोथ द ओडीआई एंड T20 वर्ल्ड कप इन 2009। ये प्लेयर ऑफ द सीरीज थी जब इंग्लैंड ने दोनों ही ओडीआई जीते थे और T20 वर्ल्ड कप 2009 में जीता था। थर्ड कह रहा है कि शी रिमेन्स द हाईएस्ट स्कोरर मेल और फीमेल इन एन ओडीआई एट लॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर भी एक अचीवमेंट है कि लॉर्ड्स के मैदान में इनका सबसे हाई स्कोर है ओडीआई में, चाहे मेल की बात की जाए चाहे फीमेल की बात की जाए। और यहाँ 4th में भी एक अचीवमेंट दिखा रहा है कि इनको ये अवार्ड मिला है, तो जो अचीवमेंट है एक साथ दिखाना चाहिए वैसे, है ना, तो 4-3 जो है वो ज़्यादा क्या कहते हैं लॉजिकल सेंस है कि पहले ये वाला अचीवमेंट दिखाया, फिर बताया कि ये लॉर्ड में ओडीआई में इनका सबसे हाईएस्ट स्कोर है, उसके बाद बता रहा है कि ये शी वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज जब इंग्लैंड ने ओडीआई जीता था और बाद में T20 वर्ल्ड कप जीता था। शी स्टडीड मैथमेटिक्स एट ऑक्सफोर्ड एंड लेफ्ट अ वेल बीइंग जॉब एट PNG टू बी अ फुल टाइम क्रिकेटर व्हेन देयर वाज नो मनी इन द वुमेन्स गेम।
तो क्या होना चाहिए 4312। इसको ट्राई करो। When the rains arrived, they were intense, with cities such as Mumbai and Surat receiving a month's rainfall in the matter of days। कह रहा है कि जब रेन्स आई तो वो इतनी ज़्यादा इंटेंस थी, इतनी तेज़ी से आई कि जो सिटीज़ जैसे मुंबई और सूरत उनको महीनों का पानी कुछ ही दिन में मिल गया। ठीक है, मगर स्टार्ट करने वाला तो नहीं है। सिमिलर कंडीशंस, कैसी कंडीशन सिमिलर कौन सी, तो बी से भी स्टार्ट नहीं करेंगे। दिस ईयर कह रहा है इस साल एल नीनो डिलेड द मानसून इन इंडिया। हाँ, तो ये बात सही, क्योंकि हमने काफ़ी बार एल नीनो के बारे में पढ़ा है। तो ये पहला सेंटेंस हो सकता है कि इस साल एल नीनो की वजह से मानसून में देरी हुई थी, तो सी से स्टार्ट कर सकते हैं। सी के बाद या तो ए होगा या तो डी होगा। अब देखो, रीजन्स इन आसाम एंड उड़ीसा हैव एक्सपीरियंस सीवियर फ्लडिंग। अब यहाँ पे एल नीनो के बाद हम सीधे सीवियर फ्लडिंग की बात कैसे कर सकते हैं, बाढ़ की बात कैसे कर सकते हैं। ए में कह रहा है कि जब बरसात आई तो वो इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि मुंबई सूरत जैसे जो सिटी थे उनको महीनों का पानी कुछ ही दिन में मिल गया। तो ये ज़्यादा लॉजिकल सेंस बना रहा है, तो सी ए डी भी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।